नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। छठ पर दिल्ली में खुद वीएचपी दुकानें लगाएगा। विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ प्रांत ने ये नई पहल की है। वीएचपी ने घोषणा की है कि दिल्ली के सभी 30 जिलों में वीएचपी के स्टॉल्स लगाकर श्रद्धालुओं को शुद्ध पूजा सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि हिंदू त्योहारों की गरिमा कायम रहे। थूक जिहाद के मामले को देखते हुए फैसला लिया गया है। इस अभियान पर तीखी बहस भी शुरू हो गई है। छठ को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली में 2 दिनों तक वो खुद की जो है दुकान लगाएंगे और इससे जो है वो सनातन का जो स्लोगन है उसको दर्शाएंगे। और उनका कहना है कि जो जिहादी मुक्त इसको एक कार्यक्रम की तरह देख रहे हैं, जिसमें कोई भी मुसलमान जो है वो दुकान नहीं लगाएंगे। और ये कदम तब उठाया गया है जब ये देखा गया है कि वो थूक वाला जो मामला सामने आया था, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। वहीं इस पर लगातार जो है वो विपक्ष जो है वो तीखी बहस कर रहा है। मौलाना साजिद रशीदी ने इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, मुसलमानों को दुकानें लगाने से रोकना गलत है। उन्होंने कहा, यह नफरत फैलाने की कोशिश है। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं कहा गया कि मुसलमान के हाथ से कोई चीज नहीं ली जा सकती। पूजा एक धार्मिक कार्यक्रम है और जो लोग मुसलमानों को इससे अलग करने की बात कर रहे हैं वो धर्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि गीता, वेद, उपनिषद सब हमने पढ़े हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों के हाथ से कोई चीज़ ली नहीं जा सकती, त्योहारों पर या ऐसे मौक़ों पर उनसे कुछ खरीदा नहीं जा सकता। ये जो लोग हैं ये धर्म का नहीं, ये अधर्म का काम कर रहे हैं। ये धर्म तो हो ही नहीं सकता, ये अधर्म है। इसलिए जो लोग इस कार्रवाई में शरीक हैं, सरकार को चाहिए उन पर कार्रवाई हो। राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने लखनऊ में मॉर्निंग वॉक के दौरान सफाई कर्मियों का वीडियो बनाया। बृजलाल ने इन सफाई कर्मियों को अवैध बांग्लादेशी बताया। वीडियो में सफाई कर्मी खुद को असम का बता रहे हैं। बृजलाल के मुताबिक इंदिरा गांधी के समय अवैध बांग्लादेशी असम में घुस आए और उन्होंने कहा, दुखद है कि लखनऊ नगर निगम ने इन्हें काम का लाइसेंस भी दिया। उन्होंने कहा कि हम आईएसआई को घुसपैठ का मौका दे रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी से लखनऊ समेत यूपी के हर जिले में इनके खिलाफ अभियान चलाने की मांग की। आपने एक वीडियो जारी किया है और आपने कहा है कि सफाई कर्मी जो हैं वो बांग्लादेशी हो सकते हैं और एक थ्रेट भी हो सकते हैं। उसके बारे में बताइए कि आपको ये ऐसी आशंका क्यों है? आशंका इसलिए है, मैं पूर्व पुलिस अधिकारी रहा हूं और उत्तर प्रदेश एटीएस का फाउंडर चीफ रहा हूं। तो मैंने 37.5 साल वर्दी पहनी है और मुझे आसाम का बड़ा अनुभव है। जो ये बताते हैं कि आसाम के हैं। मैं 1984 में आसाम में रहा हूँ, नॉर्थ आसाम में भी रहा, नॉर्थ लखीमपुर। और ये जो बताते हैं नलबाड़ी, बरपेटा, न्यू बोगाईगांव, यहाँ भी रहा हूँ 1984 में। तो वहाँ पर ये जो तमाम बांग्लादेशी कांग्रेस के ज़माने में थोक में बसाए गए और 1983 में जो इंदिरा गांधी जी चुनाव कराना चाहती थी, तो वहाँ पर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण संग्राम परिषद, उन्होंने उसमें मांग उठाई थी, आंदोलन चला कि पहले ये जो 40 लाख फर्जी वोटर बनाए गए इनको हटाओ, उसके बाद चुनाव करो। इंदिरा जी अडमेंट थी और उसका परिणाम हुआ 12 फरवरी 1983 को नेली दंगा, जहां 8 घंटे में 4000 लोग मार दिए गए थे। तो ये जो बांग्लादेशी समस्या है आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और यहाँ जो लखनऊ में मैं देख रहा हूँ सफाई बहुत अच्छी है, इसलिए मैं यहाँ के मेयर को और लखनऊ वासियों को बधाई देता हूँ। लेकिन जो सफाई कर्मी दिखाई पड़ रहे हैं, मैं यहाँ घूमता हूँ तो मैंने देखा, कहाँ के रहने वाले हो? आसाम। आसाम में कहाँ के हो? तो जल्दी नहीं बता पाए तो उनको बड़े मुझसे निकला बोगाईगांव। तो इस तरह से आसाम कहा करिए सरकारी जमीनों पर, जहाँ नाले हैं, नदियों के किनारे, और अब तो हमारे घरों में घुस गए हैं, क्योंकि लोग इनोसेंटली इनको सफाई के लिए रख रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक तो ये यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। दूसरा, मैं एटीएस का फाउंडर चीफ रहा हूँ यूपी का, और यहाँ कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बांग्लादेश के रहे हैं, हुजी, हरकत उल मुजाहिदीन अल इस्लामी, और एक है जेएमबी, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। ये यहाँ घटनाएं उत्तर प्रदेश में कर चुकी हैं। अब वो वहाँ का बाबू भाई नौसाद सैदब भी हमारे जेल में है, जिससे 50 किलो आरडीएक्स मिला था, आतंकवादी घटनाओं में हुआ था। तो जो हालात इस समय बांग्लादेश के हैं,
और वहाँ भी जो कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा है, पाकिस्तानियों का बढ़ा है, तो ये टाइप के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बड़े आसानी से यहाँ हाइड आउट मिल जाएगा। रेकी करने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मी ग्रुपें अब तो लाखों लाख पूरे देश में हैं। इसलिए मैंने मसला उठाया कि इन लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, आइडेंटिफाई करके मुकदमे कायम करना चाहिए, डिटेंशन कैंप में रख करके फिर इनको कानूनी कार्रवाई करके बांग्लादेश को डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है, खतरनाक है। एक बड़ा थ्रेट आप बता रहे हैं, लेकिन इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करा जाए, किस तरह से चेक करा जाए, और इसके लिए आप क्या कुछ मांग करना चाहेंगे, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? ऐसा है, सबसे आसान सा तरीका है, इनसे आप पूछिए आपके पास क्या आइडेंटिटी है, आप कहाँ के रहने वाले हो, तो ये बताएंगे आसाम। अब वहाँ जो ये एड्रेस बता रहे हैं नोट कर लें, एक टीम भेज दी आसाम में। आप इनसे पूछिएगा तो अपनी दूसरी और तीसरी पीढ़ी जो ऊपर वाली है नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो पीढ़ी तो बांग्लादेश में है। तो इनसे वहाँ आप जाएंगे तो ये तो एड्रेस गलत मिलेगा, वो जगह नहीं मिलेगी, और ये पूछिएगा इनके ग्रैंडफादर कहाँ है, अगर वहाँ के हैं तो ग्रैंडफादर होंगे, कुछ कहीं मकान होगा, कोई ने थोड़ी बहुत जमीन होगी, लेकिन वो आपको नहीं मिले। समाजवादी पार्टी ने ब्रजलाल के वीडियो को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 11 साल से केंद्र में, 8 साल से यूपी में भाजपा की सरकार है, ऐसे में अगर आज भी घुसपैठी आ रहे हैं तो ये इनकी नाकामी है। इनकी केंद्र में सरकार चल रही है, 8.5 साल से ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार। अगर ये घुसपैठिए चले आ रहे हैं तो थू है, शेम है, शर्म है इनकी सरकार के ऊपर कि ये घुसपैठियों को रोक नहीं पा रही है। भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस किसके अंडर में आता है? आज की तारीख में 11 साल से आपकी सरकार है, और आज भी अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये आपकी नाकामी है। आप ये शर्म आनी चाहिए आपको इस सरकार को। छठ पर्व को लेकर रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए इस बार विशेष रूप से 1205 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूर्वी यूपी और बिहार के लोगों के लिए प्रयागराज मंडल की ओर से खास व्यवस्था की गई है। त्योहार के सीजन में उत्तर मध्य रेलवे की ओर से अब तक 350 ट्रेनें संचालित की गई। दूसरी तरफ छठ पर्व की वापसी के लिए 650 ट्रेनें चलाई गई। सभी रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरियाज बनाए गए। यात्रियों को प्रतीक्षा विश्राम करने में ये होल्डिंग एरिया काम आएंगे। हर एक रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। ये अभी दीपावली का पर्व संपन्न हुआ है और अब हम लोग छठ पर्व की ओर बढ़ रहे हैं। छठ पर्व में जो हमारे यहाँ से जाने वाले और पीछे से आके और जो पासिंग ट्रेन है उनके माध्यम से जाने वाले यात्रियों का जो पैटर्न है वो ये है कि इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार इस दिशा में जाने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। इस कारण से जो उत्तर मध्य रेलवे विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है वो तो है ही है, साथ ही हमारे यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें हैं जो पासिंग हैं, जो कि उत्तर भारत के राज्यों से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, इन राज्यों से ओरिजिनेट होकर ट्रेन आ रही हैं और उत्तर मध्य रेलवे के क्षेत्र के पास होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य को कनेक्ट कर रहे हैं। आगामी त्योहार छठ को लेकर के रेलवे की तरफ से इस बार खास तैयारियां करी गई हैं। बात हो रही हो यात्रियों की तो जो छठ पर्व से सीधे तौर से जुड़ते हैं और अपने अपने घरों में जाकर के छठ पर्व को बड़ी ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाते हैं, उनको इस बार रेलवे की तरफ से खास उपहार के रूप में उनके लिए 1205 ट्रेनें संचालित करी गई हैं। अगर बात हो रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था की तो लगातार वार रूम से सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग करी जा रही है। हर एक व्यक्ति की बाकायदा चेकिंग करी जा रही है। वह जो कुछ भी लगेज अपने साथ लिए हुए हैं इसका भी ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यह नज़ारा है प्रयागराज के बड़ी स्टेशन का, किस तरीके से अभी छठ पूजा शुरुआत होने में समय बचा है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपने अपने घरों की तरफ पहुंच रहे हैं। कोई आज तो कोई कल, ऐसी ही भीड़ आपको आने वाले समय में और अधिक दिखने वाली है। हालांकि इस समय जो पूरे के पूरे लोग हैं अभी तक अपने अपने घरों की तरफ नहीं जा रहे हैं, बहुत कम संख्या में लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। बावजूद इसके भी अभी भी यहाँ पर एक लंबी भीड़ मौके पर मौजूद है। छठ महापर्व को लेकर बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई से बिहार जा रही ट्रेनों में लोग जनरल और स्लीपर कोच में यात्रियों को भारी मुसीबत और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हावड़ा रेल रूट के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेन पहले से भरी आ रही है और यहां से भी यात्री चढ़ रहे हैं। रेलवे प्रशासन लगातार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर लगा हुआ है, लेकिन लगातार बढ़ रही भीड़ की वजह से सारे इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं।
दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर छठ पूजा के मद्देनजर भारी भीड़ चल रही है और आपको बता दें हमारी मौजूदगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे है। ये ट्रेन है जो मुंबई से आसनसोल जा रही है और हम आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जनरल कोचेज हैं उनकी क्या स्थिति है। आप देखिए भारी संख्या में लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए परेशान है और परेशानी इसलिए कि छठ पूजा में उनको अपने घर पहुंचना है। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए इस तरह आप देख सकते हैं कि लोग अपने आप को कपड़ा बांध करके टांग कर सफर कर रहे हैं। ये सुरक्षित तो नहीं है लेकिन अब मजबूरी है क्योंकि घर पहुंचना है। हम उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से लटक कर सफर कर रहे हैं आप? वहीं से कल्याण से आ रहा हूँ। कल्याण से ही समस्या नहीं हो रही है इस तरह से लटक? पूरा कर दिया है, पूरा भीड़ है। हाँ इस वजह से इस तरह से जा रहे हैं। क्या करेंगे, यही छठ पूजा के लिए। ये वो लोग हैं जिनको छठ पूजा पर अपने घर जाना है और देखिए 3 लोगों की 4 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और एक सीट पे 10-10 12-12 लोग बैठे हैं क्योंकि स्थिति ये है कि छठ पूजा के मद्देनजर इनको अपने घर पहुंचना है। कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं सर? दिल्ली से आ रहे हैं। कितनी मुसीबत सामना करना पड़ा? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्या क्या समस्या है? जैसे बहुत ज्यादा समस्या, खड़े होके आ रहे हैं, पूरे यहाँ तक आके खड़े होके, अब घर भी चले जाएंगे खड़े खड़े। जनरल कोच से लेके एसी कोच तक सब फुल है। स्लीपर कोच में भी स्थिति बेहद भयावह है और शायद यही वजह है कि अब जो रेलवे से जुड़ी तमाम एजेंसियां हैं, चाहे सुरक्षा एजेंसी हो या कॉमर्शियल के लोग हो, वो प्लेटफॉर्म पर है। ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित ढंग से बैठाया जा सके और उनको आगे गंतव्य तक रवाना किया जा सके। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18। छठ पर्व को लेकर ट्रेनों में भीड़ काफी है। बिहार झारखंड की ओर जाने वाली ट्रेनों में पिछले कई दिनों से भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इन ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही। लोग गेट पर लटक कर और टॉयलेट तक के पास बैठकर सफर करते दिख रहे हैं। कुछ इमरजेंसी की खिड़कियों से अंदर घुसते हैं, कुछ शौचालय की खिड़कियों से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान भीड़ को काबू करने के लिए जूझते हुए नजर आ रहे हैं। रेल प्रशासन ने अतिरिक्त विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है, लेकिन यात्रियों की परेशानियां कम नहीं हो रही। यात्री जैसे जैसे अपनी जान जोखिम में डालकर अपने घर पहुंच रहे हैं। छठ पूजा को लेकर भी ट्रेनों में अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। जहां एक और दीपावली अभी समाप्ति हुई थी तो छठ पूजा को लेकर भी ट्रेन में ओवर क्राउड आप देख सकते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, एक सीट पर किस तरह 5 से 6 लोग बैठ रहे हैं और एक कोच में जहां सिर्फ 6 लोगों की जगह होनी चाहिए वहां 18 से 20 लोग हैं। एक कोच में 200-200 लोग भरे और इनके लगेज की हालत देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अब त्योहार पर अपने घर पहुंचना जरूरी होता है और ऐसे में कितनी दिक्कतें हो रही हैं सर? बहुत दिक्कत है। कैसे आप लोग बैठ पा रहे इतने लोग एक साथ? बहुत दिक्कत कष्ट से आ रहे हैं सर। कितना दिक्कत? एडजस्ट करके जाना पड़ रहा है सर, क्या कर सकते हैं। त्योहार है, अपने त्योहार ऐसे ही मनाए जाएंगे, एडजस्ट कर करके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि त्योहार है, घर जाना है। हालांकि रेलवे ने स्पेशल ट्रेन भी चलाई है, मगर उन ट्रेन से भी यहाँ उसकी भरपूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ लोग वॉशरूम में, कुछ लोग खिड़कियों से निकल के आ रहे हैं, कुछ लोग दरवाजों पर सफर कर रहे हैं और अपनी जिंदगी और जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। छठ यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे की ओर से हजारों स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ऐसे में यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मुरादाबाद स्टेशन पर सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि इस समय दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों से बिहार और पूर्वी यूपी की तरफ यात्रियों का मूवमेंट बढ़ जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए डेली ट्रेनों के अलावा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। हर दिन 27 से 28 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। स्पेशल ट्रेनों के डिटेल रेलवे ऐप पर उपलब्ध हैं और उस ऐप से अभी ट्रेनों की जानकारी ली जा सकती है। ये जो पीरियड है जिसमें दिवाली और दिवाली के ठीक हफ्ते के अंदर अंदर जो छठ का कार्यक्रम होता है, तो इस त्यौहार में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में दिल्ली एनसीआर या आसपास के क्षेत्रों से जो ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्ट की तरफ, जिसमें बिहार के और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो यात्री हैं उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी डेली बेसिस पे जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनके अलावा स्पेशल ट्रेनों का जो संचालन है वो किया जा रहा है। नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण का काम आखिरी चरण में है। लगभग सभी बड़े काम पूरे कर लिए गए। रनवे बनकर तैयार हो गया, यात्रियों के रुकने का हॉल भी बना दिया गया, रैंप बना दिए गए, एस्केलेटर और जीने का काम भी पूरा हो गया। सुरक्षा सेल, कंट्रोल रूम का निर्माण भी पूरा हो चुका है।
यात्रियों की पार्किंग का काम भी आखिरी में है। जो गाड़ियां पार्किंग में लगाई जाती हैं, एयरपोर्ट की अब फिनिशिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक एयरड्रोम लाइसेंस नहीं मिला है। ऐसे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख एक बार फिर बढ़ने का अनुमान है। बता दें, संभावना जताई जा रही थी कि 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ की तारीख एक बार फिर बढ़ सकती है। दरअसल मैं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ने 30 अक्टूबर को उद्घाटन की तिथि तय की थी, लेकिन लगातार चूंकि निर्माण कार्य राउंड द क्लॉक चल रहा है और ऐसे में डोमेस्टिक का कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन इंटरनेशनल टर्मिनल का काम अभी फिनिशिंग की ओर बढ़ रहा है। 95% से ज्यादा वर्क हो चुका है और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। लगातार निर्माण कार्य और फिनिशिंग का काम किया जा रहा है और जिसके बाद आपको बता दें, अधिकारियों का दौरा भी लगातार जारी है। यहाँ पर पुलिस आयुक्त और इसके अलावा लखनऊ के जो शासन के अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि काम पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। 1334 हेक्टेयर की भूमि में फर्स्ट फेज का काम पूरा किया जा चुका है। देहरादून के जौनसार बावर इलाके के 2 गांवों में बड़ा फैसला हुआ, जिसमें महिलाओं को सिर्फ 3 गहने पहनने की इजाजत दी गई। पंचायत के इस फैसले ने पूरे इलाके में हलचल खड़ी कर दी है। देहरादून में चक्राता के 2 गांव कंदाड़ और इंद्रोली इन दिनों खूब चर्चाओं में। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जहां एक तरफ सोने की बढ़ती कीमतों के बीच सोने के गहनों का चलन बढ़ रहा है, वहीं चक्राता क्षेत्र के इन 2 गांवों के ग्रामीणों ने एक सामूहिक बैठक में फरमान जारी किया। पंचायत में बनाए गए नियमों के तहत इन दोनों गांवों की महिलाएं अब शादी समारोह सहित दूसरे कार्यक्रमों में सिर्फ 3 गहने पहन पाएंगी, जिसमें मंगलसूत्र, नाक की लौंग और कानों के झुमके शामिल। और पंचायत के नियम नहीं मानने वालों पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। हमने एक बैठक बिठाई है और उसमें सबने तय करा है कि इसको कम करो। फिर कम करने के बाद हमने 3 गहने रखे, एक रखे फुल्ली, एक रखे बूंदे, एक रखा मंगलसूत्र। बाकी इसमें सब लोग सहमति है। गहना पहन सकती है, नाक की फूली और एक कान का बूंदा, एक लाबिया होती है हमारे यहाँ, लाबिया पहन सकती है और एक मंगलसूत्र। 3 गहने पहन सकती है। बाकी ना तो कोई आर्टिफिशियल पहनेगी, कुछ नहीं पहन सकती। और जौनसार बावर क्षेत्र में सालों से शादी में दुल्हन के लिए 10 तोले से लेकर 20 तोले तक के गहने बनाने का रिवाज बन गया है, लेकिन आज 1 तोला सोना की कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर है। इसमें संपन्न परिवारों के लिए तो गहने बनवाना थोड़ा आसान है, लेकिन कम आय वाले परिवार शादी के लिए गहने बनवाने के चक्कर में कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। वहीं पंचायत के इस फैसले से ग्रामीण महिलाएं भी खुश हैं। सारा लागे है तो गरीब आदमी है, वो से बात ना तो भाई जोगोना चोरता था, अब खुश है, बस सबसे ज्यादा खुश है जोगोना चोर दिया। ये फैसला बहुत ही सराहनीय लिया गया है। क्या वजह रही है फैसला लेने? ये वजह ये रही, इससे भेदभाव कम हो जाएगा, क्योंकि कोई तो लाखों का पहनेंगे, किसी के पास एक फूली भी नहीं होगी, कोई नाथ है हार पहन के आती, किसी के पास नंगा लेकर। इससे सब सामान्य रहेंगे और थोड़ा खर्चा भी कम। हम सभी को अच्छा लग रहा है कि ये नियम बनाया है, आगे से आगे बात ये फैले और गांव में सब महिला एक जैसी दिखे। इस फैसले के बाद अब सोने की चमक चक्राता की महिलाओं के लिए थोड़ी फीकी हो जाएगी, क्योंकि इलाके की महिलाएं मंगलसूत्र, नाक की लौंग और कानों के झुमके ही पहन सकेंगी। लोग अब इस फैसले को किसी बड़े सामाजिक सुधार आंदोलन से कम नहीं मान रहे। हालांकि देखना होगा कि यह फैसला कितना कारगर साबित होता है, आने वाला समय ही बताएगा। पंचायत में ले गए इस फैसले के बाद अब इन गांव की औरतें सिर्फ 3 गहने ही पहन पाएगी, यानी कि नाक की लौंग, कान के बूंदे और गले का मंगलसूत्र। बढ़ती महंगाई की मार को कम करने के लिए, साथ ही महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए ग्रामीणों ने यह फैसला लिया है। हर तरफ इस फैसले की तारीफ हो रही है, लेकिन यह फैसला कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, कंदाड़ गाँव। देहरादून की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की वजह से सिर्फ बढ़ते हुए वाहन ही नहीं है, बल्कि कमी है ट्रैफिक सेंस की भी। इस सोच के साथ ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जहां सिखाया नहीं जाता, संवेदनशील बनाया जाता है। देखिए कैसे जय हिंद कहकर पुलिस अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को आईना दिखा रही है। देहरादून की सड़कों पर पुलिस का नया अंदाज।
न चालान न बहस, बस विनम्रता से जय हिंद कहकर ट्रैफिक सेंस जगाने की पहल। महिला पुलिसकर्मी हाथ में बोर्ड लिए उन ड्राइवरों को रोकती हैं जो रेड लाइट या फाटक पार करते हैं। आपको नहीं लगता आप गलत ट्रैक पे आ गए? रॉन्ग आ गए, सॉरी। ऐसा करना सही है? नहीं, गलत है, गलत है। जाम लग जाएगा। गलत है, गलत है। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? गलत है, सॉरी। बता दो, हेलमेट नहीं पहना क्यों आगे आए? गलती हो गई सर। क्या सही जगह पे खड़े थे? नहीं सॉरी सर, वो आगे एकदम से लाइट हो गई ना, इस वजह से। तो लाइट तो यार टाइम तो मिलता है 4-5 सेकंड का लाइट का, फिर भी आप एकदम से आगे। मैंने सर लाइट लगी सामने, देखा आपने कि वो रेड हो गया था, उसके बाद भी आप घुसे जा रहे थे। नहीं, मैं रुक गया था सर वहाँ पे, सॉरी। पुलिस की सोच साफ है, डर से नहीं समझ से सुधरेगा ट्रैफिक। एसपी ट्रैफिक का कहना है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था 3 E पर टिकी है: इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग और एजुकेशन, और ये मुहिम एजुकेशन का हिस्सा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में देखिए 3 चीज़ें देखी जाती हैं, उसको ट्रिपल E कॉन्सेप्ट कहते हैं। एनफोर्समेंट जो हम लगातार चालान वगैरह से करते हैं, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है, हम जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें हम कंसर्निंग डिपार्टमेंट से बताते हैं, उनको लेटर लिखते हैं कि इस तरह से इंजीनियरिंग एस्पेक्ट रोड्स को ऐसे सही बनाया जा सकता है बेहतर तरीके से और एक जेंटल तरीके से। हम लोग उन लोगों से अपील कर रहे हैं ताकि लोगों को एहसास हो कि हम ट्रैफिक रूल फॉलो करें और ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक ना करें। सवाल है कि क्या देहरादून पुलिस के जय हिंद अभियान से ट्रैफिक सेंस बदलेगा या फिर लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि सड़कें सबकी हैं और नियम भी सबके लिए। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। कोटद्वार के देवरामपुर इलाके में रामलीला के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप है। मामले में पुलिस ने अब सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया और इनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं। घटना 22 अक्टूबर की है, जब देवरामपुर के कुछ लोग रामलीला देखने गए थे, जहां उनका अन्य पक्ष से झगड़ा हो गया। इस घटना से जुड़े एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाते समय महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस टीम को घेरकर अभद्रता की ओर उनके सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। 2 पक्षों में विवाद चल रहा था, तो एक पक्ष के एक व्यक्ति को पुलिस जो है पूछताछ के लिए ला रही थी। इतने में ही कुछ महिलाओं और पुरुषों ने हमारे रात्रि अधिकारी और अन्य पुलिस बल पर हमला कर दिया और उनके साथ अभद्रता की। जिस मामला संज्ञान में आने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां पर भेजा गया और उसमें जो लोग अभद्रता कर रहे थे, 14 लोगों की वहां पर गिरफ्तारी की गई। संभल में पौराणिक 24 कोसी परिक्रमा की तैयारी पूरी हो गई है। कल और परसों 2 दिनों तक ये परिक्रमा होगी। वंश गोपाल तीर्थ से परिक्रमा शुरू होती है, यहीं पर वापस लौटकर संपन्न होती है। मार्ग पर संभल के सभी 19 कुएं और 68 तीर्थ हैं, जिनका परिक्रमा के दौरान दर्शन होता है। ऐसी मान्यता है 24 कोसी परिक्रमा से संतान सुख समेत सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।